जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है स्वर एवं व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है? इससे पहले स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, स्वर के कितने प्रकार हैं, व्यंजन के कितने प्रकार हैं, ये सब हमने देख लिया है। आज हम देखेंगे उसी स्वर और व्यंजन को और कैसे विभाजित किया जा सकता है। कंफ्यूज मत होइएगा, इसके पहले हमने स्वर को विभाजित किया था मूल रूप में उत्पत्ति के आधार पे, जीभ के आधार पे, होठ के आधार पे। उसी प्रकार हमने वर्ण जो व्यंजन है उसको भी हमने विभाजित किया था। वो कैसे किया था कि स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ, उसके बाद संयुक्त व्यंजन, फिर हमने उसको किया था श श ह में। ठीक है, तो इस प्रकार हमने अलग अलग स्वर और व्यंजन को विभाजित करके देख लिया था। आज की टॉपिक में हम ये देखेंगे कि स्वर और व्यंजन को, है ना, किस प्रकार हम और विभाजित कर सकते हैं या फिर उनको और किस किस नाम से जान सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यदि इससे पहले वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो पहले देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद ही आपको आगे की क्लासेस समझ में आने वाली है। ठीक है, तो आज हम अपना क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, आज हम अपना क्लास यहाँ पे हम शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे स्वर एवं व्यंजन का वर्गीकरण, और शॉर्ट में कहें तो वर्णों का वर्गीकरण। सबसे पहले हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हमारा तरीका होगा उसको अलग करने का, स्वर और व्यंजन को। वो है हमारे घोषत्व या फिर कंपन के आधार पर। घोषत्व या फिर कंपन के आधार पर। ठीक है, घोषत्व या फिर कंपन के आधार पर। सबसे पहला है सघोष व्यंजन। सबसे पहला है सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन किसे कहते हैं ये देखिएगा। सबसे पहले घोषत्व और कंपन देख लिए। जब भी हम स्वर और व्यंजन को उच्चारण करेंगे हमारे गले के माध्यम से या फिर हमारे स्वर यंत्र के माध्यम से, तो उसमें कुछ कंपन उत्पन्न होगा, है ना। घोषत्व का मतलब है कंपन। ठीक है, घोषत्व का मतलब है कंपन। देखिए, स्वर और व्यंजन को जैसे ही हम उच्चारण करेंगे तो हमारे स्वर यंत्र में, ठीक है, हमारे स्वर यंत्र में कुछ कंपन होगा। ठीक है, हमारे स्वर यंत्र में कुछ कंपन होगा। उसी कंपन के आधार पर हम आज देखने वाले हैं कि कौन सा घोष है और कौन सा अघोष है। क्या बोला हमने? कौन सा घोष है और कौन सा अघोष है। ठीक है, तो याद रखिएगा, घोषत्व अर्थात कंपन के आधार पर देखने वाले हैं तो ये होता है सघोष। सबसे पहला उसका टॉपिक है सघोष व्यंजन। इसमें टोटल 31 व्यंजन होता है। इसके उच्चारण से कंपन अधिक होता है। याद रखिएगा, सघोष, मैंने यहाँ पे गलती से व्यंजन लिख दिया है, ये व्यंजन ना होके वर्ण होना चाहिए, है ना। ये व्यंजन ना होके वर्ण होना चाहिए। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलती लिखी है, यहाँ पे वर्ण होना चाहिए, क्योंकि हम केवल व्यंजन की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे वर्ण की बात कर रहे हैं। तो सघोष वर्ण होना चाहिए, व्यंजन नहीं होना चाहिए। तो इसकी संख्या होती है 31। ठीक है, इसके उच्चारण से कंपन अधिक होता है। सघोष वैसे व्यंजन है या फिर वैसे स्वर या फिर व्यंजन, या इन शॉर्ट में कहा जाए तो ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण से कंपन अधिक होता है। ये कौन कौन से हैं? तो देखिए, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और व्यंजन, है ना, अंतःस्थ, ह और 11 स्वर। सबसे पहले इस जो नीचे टेबल बना है उसको देखिए। यदि आपने पहले हमारा वीडियो देखा होगा तो ये टेबल आपको याद होगा। ये हमारे अंतःस्थ, सॉरी, हाँ, ये हमारे अंतःस्थ बोलो स्पर्श व्यंजन के, स्पर्श व्यंजन जो 25 हमारे व्यंजन हैं, ये उसके टेबल है ना। ये उसके टेबल है। इसको हम बोलते हैं पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। ठीक है, ये पांचवा, ये वर्ग है हमारे। तो सबसे पहले देखिए, सघोष अघोष को कैसे लिखेंगे ये देखिए। सघोष अघोष को तो मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ, पहले वाले से लिख रहा हूँ, है ना। पहले वाले जो एक नंबर है वहां से लिखना शुरू कर रहा हूं मैं। पहले वाले है वहां से मैं इसको लिखना शुरू कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा हमारा अघोष। पहला वाला अघोष, दूसरा वाला भी अघोष, उसके बाद तीसरा सघोष, चौथा सघोष और ये पांचवा सघोष। इसका कहने का मतलब यह है, अ मैंने जहां लिखा है ना, तो देखिए ये क से लेके, इस क से लेके इस प तक, है ना, ये पूरे हमारे अघोष कहलाएंगे। ठीक है, और ये ख से लेके फ तक ये हमारे अघोष कहलाएंगे।
बाकी ग से लेके ब तक, इस ग से लेके यहाँ ब तक, इस घ से लेके भ तक और इस अंगा से लेके म तक, ये हमारे सघोष व्यंजन कहलाएंगे। क्या कहा हमने? सघोष व्यंजन कहलाएंगे। ये टेबल यदि आपको परफेक्ट याद है ना, यदि ये टेबल आपको परफेक्ट याद है तो आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। तब देखिए ट्रिक क्या होगा, सबसे पहले ये टेबल हमको याद होना चाहिए, है ना। इधर वर्ग में कचट तब फिलहाल भूल जाइए, क्योंकि हम ये उच्चारण स्थान जब इसके बाद वीडियो बनाएंगे तब उसमें बताएंगे कि ये KTMDO का मतलब क्या है। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए अ लिखना है, अ मतलब अघोष। ठीक है, उसके बाद स, तो स्टार्टिंग के दोनों वर्ग अघोष हैं। ठीक है, और लास्ट के तीनों वर्ग हमारे सघोष हैं। ठीक है, तो हमने ऊपर क्या पढ़ा है ये देखिए, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सघोष व्यंजन। तो वैसे व्यंजन जिसके उच्चारण से कंपन अधिक होता है, तो वैसे कितने व्यंजन हैं जिनके उच्चारण से हमारे कंपन अधिक होता है? तो ये है हमारे स, श और ये श। ये तीनों वर्ग के जितने भी हैं, ग से लेके ब तक, घ से लेके भ तक और ड से म तक, तो टोटल 15 तो हमारे यही हो गए। क्या कहा? टोटल 15 व्यंजन हमारे यहीं पे हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या है? अंतःस्थ। देखिए पे लिखे है ना, देखिए यहाँ पे वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तो ये तीसरा, चौथा और पांचवा ये हमारे 15 हो गए टोटल। अंतःस्थ हमने क्या बताया था? अंतःस्थ हमने य, र, ल और व। ठीक है, य, र, ल, व ये हमारे हैं, ये हुए अंतःस्थ। 4 प्लस एक है हमारे पास ह, उसके बाद है हमारे पूरे 11 स्वर। ठीक है, ये रहा हमारे पूरे 11 स्वर। ये टोटल हमारे हो जाएंगे 31। ठीक है, क्या हो जाएंगे? टोटल हमारे ये 31 हो जाएंगे। इतने सघोष हैं। क्या कहा हमने? इतने हमारे सघोष हैं। ठीक है, इतने हमारे सघोष हैं। अब देखते हैं अघोष क्या होता है। अघोष की संख्या मात्र 13 है। इस इन वर्णों के या फिर इन स्वर या व्यंजन के उच्चारण से, इन स्वर या व्यंजन के उच्चारण से सघोष के अपेक्षा कम कंपन होता है ना। हमारा जो स्वर यंत्र है, देख लीजिए, यदि आपको इमेज में दिख रहा होगा तो मेरे गले के नीचे मैं जहाँ हाथ रख रहा हूँ, ये हमारा वॉइस बॉक्स है। वॉइस बॉक्स मतलब स्वर यंत्र। तो कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण से कंपन तो होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में कंपन होता है। ठीक है, तो इनकी संख्या मात्र 13, वर्ग का पहला और दूसरा। ठीक है, तो 5 5 10 तो यही हो गए। ठीक है, ठीक है, 5 5 10 ये हो गए। और तीनों श, तीनों श, ये अपना शक्कर, षटकोण और ये सरोता, जो बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा अघोष व्यंजन। क्या कहा हमने? ये होता है हमारा अघोष व्यंजन। इतना बस याद रखिएगा। अब एग्जाम में आपको याद करने में बहुत समस्या होगी, है ना। तो सबसे पहले आपको सघोष और अघोष याद करने की मतलब दोनों को याद करने की आवश्यकता नहीं है, किसी एक को याद कर लीजिए। क्या कहा हमने? किसी एक को याद कर लीजिए, और आसान है अघोष को याद रखना। ठीक है, आसान क्या है? अघोष को याद रखना बहुत आसान है। अघोष को याद रखना कैसे आसान है? देखिए, यदि हम आपको याद होना चाहिए अघोष 13 है, तो क्या पढ़ेंगे हम? देखिए, ये वर्ग का पहला और दूसरा है। ये देखिए हमने यहाँ लिखा है ना, ये पहला और ये दूसरा। ये देखिए, ये पहला और दूसरा। तो सबसे पहले आपको अघोष याद करना है, तो क्या याद रखेंगे? 12 श, श और ये श, तीनों सा। बस इतना याद रखना है कि अघोष का मतलब होता है 12 श श। जैसी 12 आपको क्लिक होगा, जैसी 12 आप ट्रिक बनाएंगे, तो एक से आपका क्या तात्पर्य होगा? पहला वर्ग। पहला वर्ग में क च ट त प, क से लेके प तक। दो से जो दो लिखे हैं उससे आपको ट्रिक लगाना है ख से लेके फ तक। ठीक है, और तीनों श। तो ये हो गए हमारे अघोष। बाकी जो बच गया वो सघोष। ठीक है, अगर एग्जाम में पूरा पूरा याद नहीं कर पा रहे हैं तो पहला जो आप ट्रिक बनाएंगे केवल अघोष के लिए, तो 12 श ऐसे याद कर लीजिएगा। अघोष के लिए छोटा भी है अघोष, है ना। तो 12 पहला होगा आपका क से लेके फ तक, दूसरा होगा फ से ख से लेके फ तक, और इसमें हो जाएगा श, तीनों श ऐसे याद कर लीजिएगा। तो बाकी जो बच गए वो सघोष हो जाएंगे ऑटोमेटिक। ठीक है, तो ये था हमारा सघोष और अघोष वर्गों का वर्गीकरण। अब एक और तरीका है वर्णों का वर्गीकरण। अभी हमने कंपन के आधार पर देखा है, अब देखते हैं हवा के आधार पर हम इसको कैसे बांट सकते हैं।
नेक्स्ट पेज में आते हैं, हवा के आधार पर इसको कैसे बांटेंगे। हवा के आधार पर बांटने के लिए इसको बोलते हैं प्राण तत्व या फिर काकल के आधार पर। क्या कहा हमने, प्राण तत्व या फिर इसको काकल के आधार पर माना जाता है। काकल का मतलब होता है हवा या सांस, ठीक है, काकल का मतलब ही होता है हवा या फिर सांस। तो चलिए अब इसको देखते हैं कि हवा और ये सांस क्या चीज है, ठीक है। अभी हमने क्या कंपन के आधार पर बांटा, अब देखते हैं किस व्यंजन या फिर किस वर्ण के उच्चारण से हवा कम या ज्यादा निकलता है, ठीक है। किस वर्ण या व्यंजन के उच्चारण से हवा ज्यादा या कम निकलता है, उसके हिसाब से अब हम बांटेंगे इसको। तो इसको बोलते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण, देखिए डेफिनेशन देख लीजिएगा। प्राण तत्व काकल के आधार पर, ठीक है, हवा या सांस के आधार पर। यदि किसी वर्ण का उच्चारण करने से हवा कम निकले तो अल्प प्राण है, हवा ज्यादा निकले तो ये महाप्राण है, ठीक है। ये छोटा सा ट्रिक है। अब देखते हैं अल्प प्राण। तो इस पहले सबसे पहले हम टेबल को फिर से नामांकित कर देते हैं। ये हमारा एक वही टेबल है जो ऊपर देखे थे ना, इसके लिए मैं अलग बना रहा हूँ। 2 3 ये 4 और ये 5, ठीक है। अब हमको यहाँ अल्प प्राण महाप्राण अल्प प्राण महाप्राण, ये देखिए पहले क्या उसमें क्या लिखे थे, पहले का 2 अघोष लिख दिए थे, बाकी सघोष। इसमें केवल अल्टरनेट याद करना है आपको, ठीक है। इसमें केवल अल्टरनेट याद करना है। पहले होगा अल्प प्राण, फिर होगा महाप्राण, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण, ठीक है। ये टेबल याद करने से बहुत सारी आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी ऑटोमेटिक, ठीक है। तो अल्प प्राण कौन कौन सा है, तो पहला, तीसरा, पांचवा, मतलब ऑड नंबर वाला। क्या कहा हमने, पहला, तीसरा, पांचवा, मतलब ऑड नंबर वाला। पहला का मतलब होता है, देखिए इतना ना, ये हमारे अल्प प्राण है। अब उसके बाद ऑड और चलना है तो ये ऑड है हमारे, ठीक है। ये हमारे अल्प प्राण है और ये पांचवा, ये हमारे अल्प प्राण है, ठीक है। ये हमारे अल्प प्राण है, ठीक है। ये हमारे अल्प प्राण है। तो टोटल हमने यहाँ पे 3 खंड लिए हैं, 3 टेबल लिए हैं, 3 कॉलम लिए हैं, एक एक पे 5 है, तो टोटल 15 हमारे यहीं पे हो गए, ठीक है। टोटल हमारे क्या बोलते हैं 15 यहीं पे हो गए, 15 यहीं पे हो गए। तो टोटल ये हो गया 15 प्लस उसके बाद क्या लिखा है, अंतस्थ। अंतस्थ मतलब होता है य, र, ल और व, ठीक है। अभी हम अल्प प्राण देख रहे हैं ना, तो ये य, र, ल, व, ये देखिए इस प्रकार से, ठीक है। ये अल्प प्राण हो गया। अब देखते हैं उसके बाद क्या लिखे हैं, स्वर। हमारे 11 स्वर है, याद रखिएगा। स्वर को हमने पढ़ाते आपको 13 पढ़ाया था, लेकिन अंत में जो हमने पढ़ाया था अम और आहा, वो आयोग वहा है, इसलिए हम फिलहाल उसको नहीं लेंगे, केवल 11 स्वर को लेंगे। तो 11 स्वर हो गया। और लास्ट में अनुस्वार, ये इसको अनुस्वार बोलते हैं, ठीक है। ऊपर जो बिंदी रहता है वो अनुस्वार कहलाता है। तो कितना हो गया, यहाँ गिन लीजिए, ये हो गया 15 और 4 19, 19 और इसमें 10 जोड़ेंगे तो 29, 29 31 और 31, ठीक है। तो अल्प प्राण की संख्या हो गई हमारी 31, ठीक है। अल्प प्राण की संख्या कितनी हो गई, 31, ठीक है। अब देखते हैं हमारे महाप्राण की संख्या कितनी है। महाप्राण की संख्या, और महाप्राण का डेफिनेशन क्या है, वैसे वर्ण जिनके उच्चारण करने से, वैसे वर्ण जिनके उच्चारण करने से कम हवा, सॉरी ज्यादा हवा निकले, ठीक है, ज्यादा हवा निकले। तो ऐसे कौन से वर्ण है, बच गया हमारा 2 और 4, मतलब इवन वाला 2 और 4। तो 2 और 4 में है हमारे टोटल आ जाएंगे 10। कहां से कहां तक, ये देखिए, इस ख से लेके इस फ तक और इस घ से लेके इस भ तक, ठीक है। इस घ से लेके इस भ तक, ये होगा हमारा महाप्राण। तो टोटल हो जाएगा यहाँ पे हमारा 10 प्लस और क्या है हमारा, तीनों श है, सॉरी उष्म व्यंजन और श, ठीक है। और शायद उसमें और कुछ है, ये देख लेते हैं। और दूसरा चौथा हो गया। और इसमें विसर्ग भी आएगा। विसर्ग कैसे लिखते हैं, है ना, जैसे इस प्रकार, जैसे कह लिखते हैं ना, तो ये विसर्ग है। प्लस और क्या है हमारे इसमें, व्यंजन हो गया। उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन क्या है, हमारे तीनों श हमारे उष्म व्यंजन है। तीनों श या फिर उष्म व्यंजन लेंगे तो तीनों श श ह, ये श, ये श और ये ह, ये हमारा ट्रिक बन गया, ठीक है। महाप्राण में कौन आएगा, पहला, सॉरी महाप्राण में दूसरा और चौथा, ठीक है। महाप्राण में आ जाएगा हमारे दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा,
ठीक है। यदि इसका ट्रिक बनाना चाहे तो इसमें भी आप केवल एक याद कर लीजिए, बाकी ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो हमने क्या याद रखा था यहाँ पे, दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा के लिए हम यहाँ 24 लिख लेते हैं। केवल महाप्राण याद करना है ना, आखिर देख लीजिए, एक में अल्पप्राण और एक में महाप्राण याद करेंगे। मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, बाकी चाहे तो आप दोनों याद कर सकते हैं अपने क्षमता अनुसार। ठीक है, दूसरा से दूसरा से आशा है हमारा ये वाला, और चौथा से आशा है हमारे चौथा वाला वर्ण। ठीक है, ये हमने देख लिया। उसके बाद हमको यहाँ पे देखना है उष्म व्यंजन। ठीक है, क्या देखना है, उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन में 4 होते हैं प्लस आपके विसर्ग। ठीक है, तो इतना हो गया आपका महाप्राण। ठीक है, ये इतना हिस्सा हो गया महाप्राण। क्या कहा, इतना हिस्सा हो गया महाप्राण। यदि आपको महाप्राण कैसे याद करेंगे, ट्रिक से। महाप्राण आपको ट्रिक से याद करना है 24 उष्म व्यंजन विसर्ग। क्या याद करना है महाप्राण के लिए, 24 उष्म व्यंजन विसर्ग। 24 बोलने से दो जैसे बोलेंगे तो आपको दूसरा वर्ग ख छ ट थ और फ याद होना चाहिए। चौथा कहने से घ झ ड ध और म याद होना चाहिए। उष्म व्यंजन से श श ह, तीनों श और ह, और विसर्ग होता है आपका मात्रा। ये आपके उष्म महाप्राण के लिए। दूसरी ये ट्रिक आप याद कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ आपको डेफिनेशन में ही बताया है कि कम हवा निकलना, है ना। और ये स्वर आपको याद होगा, स्वर हमेशा कम हवा निकलता है स्वर में, तो डेफिनेटली स्वर हमारा अल्प प्राण होगा, है ना। डेफिनेटली स्वर हमारा अल्प प्राण होगा क्योंकि स्वर से कम हवा निकलता है। अब देखिए ये जो हमारे अंतस्थ है, यह देखिए अंतस्थ हमने पढ़ा है ना, ये स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी है अंतस्थ। इसका मतलब इसमें भी कम हवा निकलेगा, तो ये अल्प प्राण हो गया। तो इस प्रकार ट्रिक बना के आप याद कर सकते हैं, और नहीं तो ये रामबाण इलाज, आप इस ट्रिक को याद कर लीजिए। महाप्राण 24 उष्म व्यंजन विसर्ग, बाकी जो बच गया वो अल्प प्राण। ठीक है, बाकी जो बच गया वो अल्प प्राण। आप अपने क्षमता अनुसार, आप जैसे आपको उचित लगे, आप उस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा अल्प प्राण और महाप्राण। अब यहीं पे आपको क्वेश्चन दिखना है। मैं आपको एडिशनल चीज यहाँ पे ये बता देता हूँ एडिशनल में, कि यदि कोई क्वेश्चन पूछता है ना, अल्प प्राण और सघोष अघोष अल्प प्राण और महाप्राण से मिला के, तो ये सबसे पहले मैंने कहा क्या लिखा था, ये अल्प प्राण महाप्राण लिखा था ऊपर, आप नोट करके लिख लीजिएगा। नीचे मैं सघोष के अनुसार से लिखता हूँ, तो ये पहला हमारा अघोष था। ठीक है, पहला अघोष था, दूसरा भी अघोष था, और उसके बाद तीनों सघोष था। तीनों ये सघोष था। ठीक है, तीनों ये सघोष था। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि जो ट वर्ग है, मैं बात क्या बता रहा हूँ, यदि पूछ दिया कि ये ट जो है क्या चीज है, गूढ़ भाषा में पूछ सकता है, या फिर ऐसे पूछ सकता है, गूढ़ भाषा में भी पूछ सकता है और नए तरीके से भी पूछ सकता है। चलिए देखते हैं, गूढ़ भाषा में पूछेगा तो कैसे पूछेगा। ये ठ क्या है हमारा, महाप्राण भी है और अघोष है। ठीक है, जो ठ है महाप्राण है और अघोष है। इस टेबल से आपको ये पूरा याद हो गया। ठीक है, दूसरी बात, यदि ठ का आपको उच्चारण स्थान पूछे तो एम, एम से मतलब होता है मूर्धा। ठीक है, यदि ये हम आने वाले और जो वीडियो है इसमें और अच्छे से कवर करेंगे। बस आप इतना सा ट्रिक जान लीजिए, यदि इतना लिखने से आपको बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो निदान हो जाता है। ठीक है, यदि ण को पूछे, ढ को पूछे, जिसको भी पूछे आप आसानी से इसको बता सकते हैं। ठीक है, जैसे झ को पूछ दिया, झ क्या चीज है, अल्प प्राण है, महाप्राण है, सघोष है या अघोष है। तो देखिए झ के नीचे आइए, यहाँ म लिखे है मतलब महाप्राण है, और स लिखना है मतलब ये सघोष है। क्या कहा हमने, श लिखा है, इसका मतलब ये सघोष है। तो इस टेबल से आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बाकी इस टेबल पे और अधिक चर्चा होगी इस वीडियो के बाद में। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम इस टेबल के बारे में भी और चर्चा करेंगे, जब हम उच्चारण स्थान पढ़ेंगे वर्णों का। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा एक होता है अयोगवा, जिसको हम आधा स्वर, इसको हम स्वर भी बोलते हैं और व्यंजन भी बोलते हैं। तो हम इसकी चर्चा करते हैं अब, है ना। इसमें अब चर्चा करते हैं कि ये है क्या चीज वास्तविक में। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, व्यंजन पढ़ लिया, स्वर पढ़ लिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अयोगवा। अयोगवा होता क्या है ये देखिए, अम और आह को हम अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, इसे स्वर और व्यंजन की बीच की कड़ी माना जाता है। क्यों, देखिए बाय द वे मान लेते हैं, यदि हम इसको स्वर की स्थान पे मान लेते हैं, है ना,
मानते हैं, यदि हम 1 मिनट के लिए मान भी लेते हैं कि अम और आह स्वर है, तो स्वर का डेफिनेशन क्या है कि स्वर जो है स्वयं उच्चारण होता है, उसको किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं होता। लेकिन ये जो अम है और ये आहा है ना, ये अ के साथ उच्चारण हो रहा है, याद रखिएगा। अम और आहा जो है, अम और जो आहा है हमारे अ के साथ उच्चारण हो रहा है, जबकि स्वर का डेफिनेशन होता है उसको किसी की भी आवश्यकता नहीं होता। ठीक है, तो हम इसको भेज देते हैं विसर्ग के पास। ठीक है, कि आप विसर्ग में जाके मिल जाओ। जैसे ही हम इसको विसर्ग में लेके आते हैं, है ना, अम और आहा को, तो यदि हम किसी विसर्ग के साथ सॉरी विसर्ग बोल दिया, व्यंजन, है ना, यदि हम किसी व्यंजन के साथ इसको लेके आते हैं, यदि हम क में अम की मात्रा लगा देते हैं, तो ये क को मात्रा दे रहा है, और जो मात्रा देता है वो तो स्वर है। ठीक है, और जो मात्रा देता है वो तो स्वर है। उसी प्रकार यदि विसर्ग को हम इस प्रकार ऐसे लिख दें ना, तो ये क को फिर से मात्रा दे रहा है, और मात्रा देने के काम स्वर होता है। इसे कहने का मतलब, जब हम इसको स्वर के पास भेजते हैं तो ये व्यंजन की तरह व्यवहार करता है, और व्यंजन की तरह भेजते हैं तो स्वर की तरह व्यवहार करता है। इसीलिए ये बीच की कड़ी है। ठीक है, तो अयोगवाह जो है स्वर एवं व्यंजन की बीच की कड़ी माना जाता है। ठीक है, अयोगवाह को व्यंजन एवं स्वर के बीच की कड़ी माना जाता है। एक छोटा सा टॉपिक और बचता है, आगत व्यंजन। देखिए, हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सारे विषयों को अपने आप में समेट के चलती है। ठीक है, जैसे उर्दू के बहुत सारे जो शब्द हैं, ठीक है, उर्दू के जो बहुत सारे शब्द हैं हिंदी में उपयोग होते हैं, लेकिन हिंदी में हम उसको देवनागरी भाषा में लिखते हैं, जबकि उर्दू की कोई जो लिपि है वो कुछ अलग है ना। हम हिंदी में देवनागरी भाषा का उपयोग करते हैं लिखने में, क्या करते हैं, हिंदी में हम लिखने के लिए देवनागरी भाषा का उपयोग करते हैं, जबकि उर्दू के बहुत सारे शब्दों को हम हिंदी में लिखते हैं। ठीक है, उर्दू के बहुत सारे शब्दों को हम उर्दू में हिंदी में लिखते हैं, इसलिए कुछ कुछ कहीं कहीं हमसे गलती हो जाती है, या फिर हमारे पास हिंदी में या फिर देवनागरी लिपि में वैसा चिन्ह हमारे पास नहीं है कुछ कुछ शब्दों के लिए, तो उनको लिखना भी आवश्यक है। तो उसको कैसे लिखते हैं ये देखिए, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया गजल, गजल, है ना, जबकि हमने गजल लिखा है, लेकिन उर्दू में गजल ना बोल के गजल बोला जाता है। गजल मतलब ज में थोड़ा से आपका जीभ जो है ना लहरा के चलता है, गजल, खींचते हुए, घसीटते हुए। तो ज के नीचे हम यहाँ लगा देते हैं ये ऐसा छोटा बिंदी। मतलब हमारे पास ये जो ज है ना, ये जो ज है, ज क्या है, व्यंजन है। ठीक है, लेकिन ऐसा बिंदी वाला ज हमारे पास तो नहीं है। क्या कहा मैंने, ऐसा बिंदी वाला ज तो हमारे पास नहीं है। हिंदी लिपि में, सॉरी देवनागरी लिपि में केवल ज है। ज के नीचे नुक्ता जो बिंदी लगता है वो हमारे पास नहीं है, लेकिन उसका साउंड देने के लिए, है ना, गजल बोल के देखिए, ज थोड़ा लहरा के चल रहा है, आपका जिभ थोड़ा से रगड़ते हुए चल रहा है, तो इसको साउंड देने के लिए हम नीचे बिंदी लगाते हैं। इसी को हम बोलते हैं, या फिर इस बिंदी को, या फिर इस कंप्लीट व्यंजन को, ज को, है ना, इस पूरे ज को बोलते हैं हम आगत व्यंजन, क्योंकि ये हमारे पास व्यंजन नहीं है, हमने नीचे बिंदी लगा के इस व्यंजन को बुलाया है, इसलिए ये हो गया आगत व्यंजन। आगत व्यंजन का उपयोग क्यों किया जाता है, उर्दू भाषा के शब्दों को सही उपयोग हेतु, है ना, कुछ व्यंजनों के नीचे बिंदु लगाया जाता है, इसे हम कहते हैं आगत व्यंजन। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, यदि आप इसमें देखना चाहें तो बहुत सारे शब्द इसमें आपको मिल जाएंगे, जैसे ख्वाब है, गजल है, किस्मत है, जिंदगी है, जरा, एक जरा है ना, एक देखिए जरा, एक होता है जरा, इसका मतलब होता है बुढ़ापा, और एक होता है जरा, जरा इसका मतलब होता है कुछ, जरा कुछ, और एक जरा का मतलब होता है बुढ़ापा। यदि इसमें बिंदी नहीं लगेगा, ठीक है, ये हमारा कुछ हो जाएगा, है ना, यदि इसमें बिंदी नहीं लगे तो ये हो जाएगा जरा, जरा मतलब बुढ़ापा, और यदि बिंदी लग गया तो ये होता है जरा, जरा मतलब कुछ। ठीक है, उसी प्रकार कुछ अंग्रेजी के भी शब्द हैं, उच्चारण है तो उसके ऊपर अर्धचंद लगाया जाता है। देखिए, यहाँ हमको व्यंजन की आवश्यकता पड़ रहा था, अब नीचे हमको स्वर की आवश्यकता पड़ेगा, है ना। जैसे अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द हैं जिसको हम एज सेम टू सेम हम उसको हिंदी में लिख देते हैं, जैसे लिखते हैं डॉक्टर, डॉक्टर, ये हमने लिखा है डॉक्टर, है ना, डॉक्टर, लेकिन ओरिजिनल इसका साउंड होता है ऐसे,
ना। अब ये हो जाएगा डॉक्टर। तो कुछ अंग्रेजी को शब्दों को बनाने के लिए हम अर्धचांद का उपयोग करते हैं। अंग्रेजी के कुछ शब्दों को ओरिजिनल उसी साउंड पे लिखने के लिए हम अर्धचांद का उपयोग करते हैं। इसको हम बोलते हैं आगत स्वर। ठीक है, इसको हम बोलते थे आगत व्यंजन, और इसको हम बोलेंगे आधा स्वर को, इसको क्या बोलेंगे, आगत स्वर। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसा स्वर नहीं था साउंड देने के लिए, मात्रा देने के लिए, इसलिए ये हो जाता है हमारा आगत स्वर, और ऊपर वाला हो जाएगा आगत व्यंजन। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।